मनी मॉन्क के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के बारे में जब भी आप कुछ सोचते होंगे तो सिर्फ एक चेहरा आपके निगाह में आता होगा, वो चेहरा है नीलेश शाह। लोग निवेश की दुनिया में निवेश गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह अब निवेश गुरु काफी सामान्य शब्द हो गया है, पर नीलेश शाह को आप निवेश ऋषि कह सकते हैं। गुरु की सीमा से थोड़ा अलग। उनके बातचीत करने का तरीका, उनके संदर्भ, बहुत आसानी से सहजता से चीजों को बताना और बेहद जटिल वित्तीय निवेश की दुनिया में इस तरह से एक शिक्षक की तरह निवेशकों को भी और जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं उनको भी जिस तरह से वो बताते हैं, उनको सुनना, उनसे बात करना अपने आप में एक अनुभव होता है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आज के इस मनी मॉन्क में वास्तव में वो मनी मॉन्क है हमारे पूरे उद्योग के। उनसे बात करके और उनको सुनकर आपको भी पता चलेंगी कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी जानकारियां जो सामान्य रूप से आप म्यूचुअल फंड्स की कठिन कठिन रिपोर्ट में और एनालिसिस में नहीं जान पाते। तो आइए स्वागत करते हैं नीलेश शाह का। धन्यवाद सर। पहला सवाल हम शुरू करते हैं। कल हमारे पास आंकड़ा आया म्यूचुअल फंड का कि भारत में 3 साल के भीतर म्यूचुअल फंड के जो यूनिक होल्डर थे उनकी संख्या 2 करोड़ से 4 करोड़। इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? अंशुमन भाई, अगर पीछे देखे तो 4 करोड़ निवेशकों का विश्वास और 45 लाख करोड़ से ज़्यादा AUM बहुत अच्छा लगता है। बट जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, आगे देखता हूँ, तो मुझे बहुत ग्लानि महसूस होती है। 18 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में निवेश करके, ट्रेडिंग करके पैसा कमाया। ज़्यादातर लोग नीचे के तबके के लोग थे। 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय गेम्स खेलते हैं, रमी, पोकर, और वहाँ पे पैसा खोते हैं। करोड़ों भारतीय लॉटरी के पीछे अपना पैसा लगाते हैं। 100 लोग खोते होंगे, एक बनाता होगा। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पॉन्सी स्कीम में निवेश किया है। ये सारे लोग अमीर बनना चाहते थे और वो लालच से, किसी के बहकावे में आने से गलत रास्ते इख्तियार कर चुके। तो ये 4 करोड़ हमने जो निवेशक खड़े किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हमें इसे और आगे लेके जाना है ताकि हर निवेशक जो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है वो क्रिप्टो में लॉस न करे, लॉटरी में नुकसान न करे, गेमिंग में नुकसान न करे, ट्रेडिंग में नुकसान न करे, पॉन्जी स्कीम में नुकसान न करे, म्यूचुअल फंड के जरिए सही तरीके से निवेश करे और अपनी फाइनेंशियल सुरक्षिता प्रदान करे। नीलेश भाई, 20 करोड़ लोगों ने कम से कम लगभग अमीर बनने की जल्दी लालच में नुकसान उठाया, जो आंकड़े हमें सामने दिखाई देते हैं। पर आप जो आपने कहा कि जो ग्लानि और निराशा होती, जो हम लोगों को भी निराशा होती। भारत में 7 करोड़ लोगों के पास कारें हैं और केवल 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं। अगर इस आंकड़े को आप समझने की कोशिश करें और देखें तो ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की क्षमता है देश में, पर फिर भी वो लोग म्यूचुअल फंड में नहीं आते। दूसरा आंकड़ा अगर अब आप देखें तो भारत में GDP और AUM का जो रेशियो है, अगर आप बैंकों में डिपॉजिट का रेशियो देखें तो 67-68% के आसपास है, जबकि AUM को देखें तो 15-16% के आसपास है। ये दोनों आंकड़े किस्म की असंगति, किस्म का पैराडॉक्स बताते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों के पास सेविंग के लिए पैसा नहीं है। एक दूसरी चीज़ है कि उनको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कमाई की इच्छा भी नहीं है, नहीं तो वो 20 करोड़ लोग क्रिप्टो पूंजी में पैसा नहीं लगा रहे होते। फिर आखिर उनको क्या रोकता है म्यूचुअल फंड में आने से? जब आप किसी और के सामने एक उंगली उठाओ तो 4 उंगली तो अपने सामने आती है। मेरे हिसाब से हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कोशिश बहुत की, बट उतने कामयाब नहीं हुए। एक हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर अर्बन इंडिया के लिए अंग्रेजी में है। हम उसे सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाए उतनी जितनी करनी चाहिए। दूसरा, म्यूचुअल फंड जो चलता है वो डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर के सहारे पे चलता है। आज पॉन्जी स्कीम वाले बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे सकते हैं। बाकी जो इंडस्ट्री है हमारी, कंपटीशन, रियल एस्टेट हो, इंश्योरेंस हो, गोल्ड हो, वह भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे पाते हैं। तो हम वो डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी नहीं खड़ी कर पाए जो लोगों को
लोगों के पास पहुंच के उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं था, दूसरा हमारी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। ये शायद मेरी इंडस्ट्री की कमजोरी है। एक और चीज है कि हम सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ रहे हैं। रियल एस्टेट में आपके पिताजी ने, उनके पिताजी ने, उनके पिताजी ने निवेश किया था। सोने में वैसे ही सदियों पुरानी प्रथा है। म्यूचुअल फंड्स तो मुश्किल से 90 का प्रोडक्ट है। तो दुनिया में देखा है कि अब 30, 40, 50 साल म्यूचुअल फंड में काम करते रहो, लोगों को समझाते रहो, और फिर एक दिन जे कर्व आ जाता है जब संख्या बढ़ने लगती है। तो मेरे हिसाब से सेबी ने जो कदम उठाए हैं, रेगुलेटरी गार्ड रेल बनाई है, डिजिटल यूसेज करके लोगों तक रीच पहुंचाने की कोशिश की है, और हमने जो मेहनत की है उन सब का फ़ायदा आने वाले समय में दिखने को मिलेगा। यश भाई, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लोग निवेश डर के कारण नहीं करते, पर मुझे इसमें भी बड़ी असंगति लगती है कि लोग अगर डरते हैं तो फिर क्रिप्टो में निवेश क्यों करते हैं? अगर वो डरते हैं तो वो गेम्स में पैसा क्यों लगाते हैं? वो डरते हैं तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, बेटिंग क्यों करते हैं? इंडिया में इतने बेटिंग ऐप्स हैं, रोज़ छापे पड़ते हैं, पकड़े जाते हैं। तो अगर उनके अंदर खौफ है या डर है तो वो फिर अपने पैसे को और ज़्यादा संरक्षित करें, ऐसी चीज़ों में नहीं लगाएं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड को लेकर ज़्यादा डर पैदा किया गया कम्युनिकेशन के जरिए? ऐसी बात बार बार कही जाती है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड का विज्ञापन आता और कहता, सबसे पहले वो चिल्ला के कहता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये जो जोखिम का, जिन चीज़ों में ज़्यादा जोखिम है उनके बारे में कम बात किया जाना, और जिन चीज़ों में कम जोखिम है उनके जोखिम के बारे में ज़्यादा बात किया जाना, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि लोगों के अंदर म्यूचुअल फंड को लेकर लगभग वैसा ही डर पैदा हो गया जो स्टॉक मार्केट को लेकर था? हालांकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट हैं और दोनों में रिस्क का प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। ऐसा तो नहीं लगता आपको? एक है कि आप सच के रास्ते पे चले जी, वो लंबा और कठिन जरूर है बट मंजिल पे पहुंचा देता है। आज बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों को कम्युनिकेशन करने में गुमराह कर देते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार लेके आते हैं जो अपने प्रोडक्ट की बिकवाली करते हैं। कम्युनिकेशन करते टाइम आसमान के सितारे दिखाते हैं। एजेंट को इतना ज़्यादा कमीशन देते हैं कि वो मिससेल करता है, बातें करके लोगों को गुमराह करता है। बट ये सारी चीज़ें आपको कहाँ तक लेके जाएगी? यस, शॉर्ट टर्म सक्सेस है, बट इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ के, इन्वेस्टर्स को उल्लू बना के, उनका नुकसान करके आप कहाँ तक पहुँचोगे? हमारी मंजिल सच की मंजिल है, हमारा रास्ता नेक है। इसमें समय जरूर लग रहा है, बट मुझे पक्का विश्वास है कि अल्टीमेटली हम हमारी मंजिल पे पहुंचेंगे। ये सारे लोग जो दूसरी जगह पे नुकसान कर रहे हैं वो घूम फिर के म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे। हम तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसे भूला नहीं कहेंगे। सर, 3 साल लगे 2 करोड़ से 4 करोड़ होने में भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों को, और ये भी वो दौर था जिस दौर में इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स अच्छे थे, बेहतर रिटर्न्स थे। तो एक और जो फैक्टर जिसने काम किया, जिस कारक ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि लोगों को स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिला, और इसके साथ ये भी वो दौर था जिस दौरान लोगों ने क्रिप्टो में भी पैसा लगाया। इन्हीं 3 सालों के भीतर क्रिप्टो में भी पैसा गया, शुरुआत में मुनाफा आया। अगर आप इस पेस को देखें तो आपको कब लगता है कि भारत के टोटल फिनेंशियल सेविंग्स में से म्यूचुअल फंड का हिस्सा दोगुना हो पाएगा? जो 6% है इस समय वो 12% हो जाएगा, या हमें कहें कि भारत में जो जीडीपी टू AUM रेशियो है वो डबल हो जाएगा, 15 से 30%। और जब 30% भी होगा ना सर, तब भी वो फिनेंशियल बैंक डिपॉजिट का आधा ही रहेगा, 50% ही रहेगा। कब तक आपको लगता है ये संभव होगा? इसमें एक हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए रेगुलेटर से, लॉ से। आज जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है, कम्युनिकेशन है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, पे आउट है, वो हर इंडस्ट्री में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल पॉन्जी स्कीम वाले आपको 2% दिन का ब्याज बोल सकते हैं। हम आपको बोलेंगे हमने पिछले 10 सालों में 12% कंपाउंडेड रिटर्न दिया जी। जब तक मैं कंपाउंडेड रिटर्न पर एनएम पे पहुंचता हूँ तब तक सामने वाला सो जाता है।
तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए हमें, ताकि सारे प्रोडक्ट लोग एक ही तरीके से इवैल्यूएट कर सकें। दूसरी चीज़ है, मेरे जो निवेशक हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं, और हर निवेशक अपने सर्कल में मेरी बातें कर रहा है। तो एक निवेशक आएगा वो और 2 को लेके आएगा। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ग्रोथ है। जितना समय हमें 2 करोड़ निवेशक बनाने में लगा, उससे कहीं तेजी से हमने उसे दुगना किया, और उससे तेजी से हम उसे दुगना करते जाएंगे। अब मेरे हिसाब से AUM म्यूचुअल फंड के लिए ज़रूरी है, बट साथ साथ नंबर ऑफ निवेशक लाना भी जरूरी है। हम वैसे तो कहलाते हैं कि आप मनी मैनेजमेंट में है, बट एक्चुअली हम ट्रस्ट मैनेजमेंट में है। मेरे पास अगर आपका विश्वास है तो आपका पॉकेट शेयर आज नहीं तो कल आ जाएगा। अगर विश्वास नहीं रहा तो जो पॉकेट शेयर आया है वो भी आज नहीं तो कल चला जाएगा। तो हम बस ये विश्वास की पूंजी जमा कर रहे हैं, और कहते हैं विश्वास जमा करने में सालों लग जाते हैं, खोने में एक ही कसर चाहिए, एक ही दिन चाहिए। तो बस हम ये विश्वास की पूंजी जमा कर रहे हैं, निवेशक को खुश रख रहे हैं, और उसके फल हमने ऑलरेडी देखे हैं आते हुए, आने वाले समय में और तेजी से आएंगे। जब हम म्यूचुअल फंड के आंकड़े को और भीतर से देखें तब हमें दिखाई देता है कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा निवेश भारत के मिडिल क्लास से आया। मध्य वर्ग को थोड़ी समझ थी, थोड़ी उनके पास फाइनेंशियल सरप्लस थे, और उन्होंने अपने बैंकिंग सेविंग से थोड़ा फंड डाइवर्ट किया। पिछले 1 साल के तो हमने देखा कि भारत में सेविंग्स गिरी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अब हम एक फेनोमेना देख रहे हैं जिसमें भारत का मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है। अभी हम IT सेक्टर से जो खबरें आ रही, जॉब कट की, स्टार्टअप जहां से नए जॉब्स आने शुरू हुए, और दूसरा ये कि ओवरऑल जो जॉब का सिनेरियो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स और नॉन सैलरीड जॉब्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं। ये जो श्रिंकिंग मिडिल क्लास है, इससे आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ये जो ग्रोथ है जिसे आप बता रहे हैं कि अब हम मल्टीप्लाइड ग्रोथ की तरफ जाएंगे, उसके लिए कैसा चैलेंज देखते हैं मिडिल क्लास का सिकुड़ना भारत में? क्योंकि भारत का मध्य वर्ग अभी भी 13-14 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास है, जो सब कुछ करते हैं, जो बीमा भी खरीदते हैं, जो म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, जो शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग भी करते हैं, कार भी खरीदते हैं। यही वो क्लास है जो अभी BFSI इंडस्ट्री के पास है। यहाँ दूसरा एक और इसके साथ सवाल है कि इसके बियॉन्ड का जो क्लास है उसके पास भी सरप्लस है, सेविंग्स है। हमने अपने सर्वे में पाया था, मनी 9 ने अपने सर्वे में पाया था, उसे पेनिट्रेट कर पाना और उसकी छोटी सेविंग्स को, छोटी बचतों को म्यूचुअल फंड में लाना, ये कैसे संभव होगा? ये 2 चीजें एक साथ जुड़ती हैं। सो अगेन अंशुमन जी, अगर हम देखें 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तो मिडिल क्लास ऊपर नीचे जाता है, बट मैं आंकड़े अनुमान से दे रहा हूँ, बट तकरीबन 2004 में भारत जो था उसको अगर आप डिवाइड करें तो 0.5% भारतीय पॉपुलेशन फ्रांस के GDP के बराबर था, और कुछ इंडोनेशिया के बराबर था, कुछ युगांडा सब सहारन अफ्रीका के बराबर था। आज हमने लोगों को युगांडन लेवल से इंडोनेशिया लेवल पे शिफ्ट किया है, तकरीबन 27%, और फ्रांस आधे से 1% हो गया है। सो भारत में 3 राज्य है, फ्रांस जो 1% भारतीय पॉपुलेशन है, इंडोनेशियन जो तकरीबन 27% है, और बाकी 70% के आसपास सब सहारन अफ्रीका है। ये जर्नी तो चलती रहेगी, और उसमें म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा योगदान होगा। भारतीय की सेविंग्स ऊपर नीचे होती है, बट फिर भी 30% के ऊपर ही रहेगी। बट उस सेविंग्स का निवेश हम कहाँ पे करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रियल एस्टेट, सोना, करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब आज भी भारत में 33 लाख करोड़ से ज़्यादा करेंसी इन सर्कुलेशन है, उसके ऊपर आप 1 पैसा नहीं बनाते। आज UPI एंड भीम की वजह से आपको करेंसी कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन निवेशक को समझ आ जाए कि UPI भीम से करेंसी में मैनेज कर लूँगा, कैश की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दे, उसके ऊपर वो तकरीबन 5-6% रिटर्न आज के समय में पा पाएगा। ना सोचिए 33 लाख करोड़ के ऊपर अगर आप
5% रिटर्न देख रहे हैं। हम लोग तकरीबन 1,80,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ के आसपास का रिटर्न साल का रिटर्न पैसा देख रहे हैं। तो लोगों का माइंडसेट बदलने की जरूरत है। एंड मेरे हिसाब से जैसे जैसे इस प्रकार की न्यूज़ फैलेगी, वैसे वैसे लोग समझेंगे कि हमें सेविंग्स के साथ साथ निवेश करना भी जरूरी है। अब ये जो निचला तबका है, जिसको अब हमें लगता है कैचमेंट के दायरे में लाया जाना चाहिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, क्योंकि वो लोग जिनकी 25,000, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीने की इनकम है, वो अभी म्यूचुअल फंड के दायरे से लगभग बाहर हैं। उनकी बुनियादी जो बचत है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जाती है, जो सुकन्या समृद्धि इस तरीके की, या वो बैंकों में अपना पैसा रखते हैं। ये बड़ा कैचमेंट है और इन्हें शायद फिनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत उन लोगों से ज़्यादा है जिनके पास अब 15-15 तक सिप हैं, 10-10 सिप हैं, 20-20 सिप एक साथ चला रहे हैं। इनको टारगेट करने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इच्छुक नहीं दिखती, या वो उतनी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास AUM आ रहा है और वहीं से ग्रोथ हो रहा है कि एक यूनिक SIP होल्डर बनाया, उसने उसकी 2 थी, पर अगले साल उसने 4 करा ली, तो हमारा AUM बढ़ रहा है, या कहीं रेगुलेटरी या कल्चरल हर्डल है इन लोगों तक जाने में, सांस्कृतिक कोई बाधा है कि इन्हें समझाया जा सके कि छोटी बचत, सबसे अच्छी छोटी बचत म्यूचुअल फंड है, सबसे अच्छी स्मॉल सेविंग म्यूचुअल फंड है, जहां आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। ये समस्या कैसे हल होगी? एक हम सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो नीचे के तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर पैसा घर पे रखते थे और उनके घर उतने पक्के नहीं होते थे, तो सोने के रूप में साथ में लेके चलते थे। उनके पास बैंकिंग की सुविधा ही नहीं थी, तो कभी बैंक अकाउंट नहीं खोल पाए। अब जनधन के जरिए उनके बैंक अकाउंट खुल गए हैं। ये तकरीबन 8-9 साल पहले हुआ है। सेकंड, उनके पास मोबाइल है और आधार है, तो उनका KYC हो गया है। अब उन्हें हम बैंक डिपॉजिट से, बैंक अकाउंट से निवेश की तरफ लाना है। बट ये मेरे आपके कहने से तो आएंगे नहीं, उनको एक हाथ पकड़ के लाने वाला चाहिए। हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कुछ समय पहले सतारा गई थी, महाराष्ट्र में थोड़े आगे है पुणे से, और वहाँ के फार्मर के लिए SIP चालू की थी। एक मेरे मित्र हैं एक्सिस बैंक में, प्रदीप भाई करके, उन्होंने अपने ड्राइवर के लिए SIP की, और कुछ समय पहले उस SIP की मैच्योरिटी से ड्राइवर ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धामधूम से की। अब ये जो ड्राइवर है वो हमारा एम्बेसडर बनेगा। वो अपनी कम्युनिटी में लोगों को कहेगा कि देखो SIP के जरिए मैं अपनी बेटी की शादी धामधूम से कर सका। वो जो किसान है सतारा में, वो हमारा एम्बेसडर बनेगा। तो एक हिंदी गाना था, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो हम एक एक ज्योत जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ज्योत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नीचे के तबके के लोगों को हम म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए लेके आएंगे। एक सवाल जो म्यूचुअल फंड में बार बार निवेशकों की तरफ से आता है कि हमें म्यूचुअल फंड में भी सर एक किस्म की लेजी इन्वेस्टिंग दिखने लगी है इन्वेस्टर्स के बीच में। ये तो वो लोग हैं जो हैं ही नहीं, जिनके पास स्मॉल सेविंग्स की समझ नहीं है। हम लोग मनी 9 में इस बात की बराबर कोशिश करते हैं उन लोगों से बात करके समझाने की, और बहुत सवाल आते हैं लोगों के पास। बहुत सारे लोगों ने मनी 9 के शोज़ देखकर अपना पहला SIP कराया है, दूसरा SIP कराया है, और हम कोशिश करते हैं। बट एक और तबका है जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुका है और वो लेजी इन्वेस्टिंग के मोड में पहुँच चुका है। वो अपना कैश स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानता, उसे पता नहीं कि उसका कितना रिटर्न है, उसके पास सही म्यूचुअल फंड है कि नहीं है, और वो जब शॉक्ड होता है तो वो एक किस्म की नेगेटिव रिपल फैलाता है कि साहब म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट जैसा है, इसमें पैसा डूब गया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को, ये जो लेजी इन्वेस्टर है जिसका बैंक अकाउंट से ECS SIP जा रहा है, उसने कब उसको चेक करना या समझना नहीं आता है, इसे कैसे एजुकेट किया जाए, बताया जाए, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो सेंटिमेंट को खराब करता है जब बाजार गिरता है, और उसका फैसला खुद का गलत होता है, पर उसकी गलती का नुकसान बाकी इन्वेस्टर्स को होता है। आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि मुझे अगर आप पुली दे दे और खड़े रहने की जगह दे दे तो मैं अर्थ को हिला दूंगा, अर्थ को उठा लूंगा। निवेशक में मुझे तो सिर्फ समय ही चाहिए।
आप SIP करते रहिए और मुझे समय दे दीजिए, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिटर्न जनरेट कर ही पाऊंगा। हम लोग भारत की राइजिंग इकोनॉमी में बैठे हैं। जैसे समंदर में जब भर्ती आती है तो सारी बोट अपने आप लिफ्ट हो जाती है। भारतीय इकोनॉमी सारे फंड के परफॉर्मेंस को लिफ्ट कर देगी। मुझे तो निवेशक से सिर्फ समय चाहिए। वॉरेन बफे करके दुनिया के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। तो किसी ने पूछा कि वॉरेन भाई, आप जो करते हो तो सबको मालूम है, आपके ऊपर इतनी सारी किताबें लिख गई, आप इतनी सारी बातें करते हैं, तो फिर दूसरा आदमी वॉरेन बफे जैसा क्यों नहीं बना? क्या ऐसी कोई तरकीब आपके पास है जो आपने लोगों को नहीं बताई? तो वॉरेन बफे ने कहा कि मैं जो करता हूँ मैंने सबको बता दिया है, लेकिन मेरी जो पैसे बनाने की पद्धति है वो बहुत स्लो है। उसके लिए लोगों के पास पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस किसी के पास नहीं है, इसलिए दूसरा वॉरेन बफे नहीं बना। दूसरा वॉरेन बफे तब बनेगा जब वो मेरे कहे रास्ते पे चले और उसके साथ साथ उसके पास धीरज हो। सब्र का फल मीठा होता है। अगर निवेशक ने मुझे सब्र दे दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके फल मीठे ही होंगे। ये लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, और इससे हम इस और जानना चाहते हैं। हम ऐसी पीढ़ी के बीच में हैं जो सारी चीज़ें तत्काल चाहती है, वो जो अर्न करना चाहती है उसके पर बेहतर लाइफ की एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी। वो अपनी सैलरी भी पूरी खर्च कर देती है 28 तारीख तक, और फिर 27 तारीख के बाद कर्ज लेना शुरू कर देती है क्रेडिट कार्ड पर। इस जनरेशन को, जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए अपने लिए और अपने जीवन को बेहतर कराने के लिए, बिकॉज हम एक ऐसी व्यवस्था से आ रहे हैं जहां हमने अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं देखी है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने नहीं देखी। उससे इतना पेशेंस म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें, एक अच्छी ज़िंदगी अभी जीनी है और म्यूचुअल फंड के रिटर्न बाद में आएंगे। जब शायद आप वॉरेन बफे 60 साल के हुए तब उतने रिटर्न उन्होंने जनरेट किए जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। ये दुविधा हमेशा म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच में, और खासतौर से ये युवा निवेशक है, जब उनसे कहा जाए कि आप SIP करना शुरू करिए तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि इतना धैर्य कैसे रखा जाए कि अभी मुझे चाहिए नया आईफोन और म्यूचुअल फंड में तो मुझे रिटर्न मिलेगा 8-9 साल बाद, 10 साल बाद। ये दुविधा आप कैसे देखते हैं लोगों के बीच में? एक आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उनके साथ आप लॉजिकली बात करो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। नॉट दैट यंग बच्चों को डिसीज़ होते हैं, बट अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो वो साल भर की मेडिसिन एक साथ तो नहीं लेता कि चलो एक झटके से ठीक हो जाऊं। डायबिटीज़ की मेडिसिन हर रोज लेता है। तो कई कई जगह पे वो नियमों का पालन कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें कन्विक्शन दिया गया है कि अगर आप रोज डायबिटीज़ की मेडिसिन लेंगे, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेंगे, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। मुझे भी उसी भाषा में उनसे बात करनी है कि ये सृष्टि का नियम है, सब्र का फल मीठा होता है। एंड इन्वेस्टमेंट है क्या? जब मैं रिलायंस का शेयर लेता हूँ, मैं मुकेश अंबानी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ। बहुत छोटा सा पार्टनर बनता हूँ, बट है तो उनका पार्टनर ही। अब क्या भारत के सबसे अच्छे बिजनेसमैन रातों रात चमत्कार कर पाएंगे? जी नहीं, उनको भी तो समय लगेगा एक रिफाइनरी बनाने में, एक रिटेल बिजनेस खड़ा करने में, एक टेलीकॉम बिजनेस खड़ा करने में। तो भारत के सबसे अच्छे बिजनेसमैन को अगर समय चाहिए बिजनेस को बड़ा करने में, ग्रो करने में, तो एक उनका जो पार्टनर है, उनका जो निवेशक है, वो उससे पहले कैसे चमत्कार करके दिखाएगा। मेरे हिसाब से अगर हम नई पीढ़ी के साथ लॉजिक के साथ, कन्विक्शन के साथ बात करें, उनके सामने फैक्ट्स प्रस्तुत करें, तो मेरे हिसाब से वो अपना लेगी। एक आखिरी सवाल और उसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। आखिरी सवाल एक, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दुनिया में 2 हिस्सों में युद्ध चल रहा है ना। एक युद्ध साल भर से चल रहा है और एक युद्ध जो शुरू हुआ, ये कितना लंबा चलेगा, साल भर चलेगा पता नहीं। और भारत में पॉलिटिकल चेंज का और इलेक्शन का पूरा रोड मैप सामने है। हमारे पास विधानसभा के चुनाव और उसके बाद अगले साल तक जब उसके नतीजे आएंगे तब तक लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी होगी, और शेयर बाजार अपने तरीके से डावाडोल है। इस परिस्थिति में लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में भारतीय मार्केट्स के लिए को आप कहाँ खड़ा देखते हैं?
मौजूदा परिस्थिति में, खासतौर से हम डेली ट्रेडर्स और उनके लिए के संदर्भ में नहीं, जो निवेशक हैं, जो एसआईपी में अभी आना चाहते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में तो वो है, लेकिन उन क्या तस्वीर दिखती है भारतीय बाजार की आज की परिस्थिति में अगले 5-6 महीने के लिए? 5-6 महीने में क्या होगा कहना मुश्किल है, बट मैं 15-20 साल में क्या होगा वो बता सकता हूँ। एक समय था जब हमारी टैलेंट बाहर चली जाती थी, मैनेजमेंट स्कूल से निकलते थे, टेक्नोलॉजी स्कूल से निकलते थे, अमेरिका यूरोप की तरफ चले जाते थे, बिकॉज़ उस समय भारत में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, पैसा नहीं था, यहाँ पे रहते तो करते क्या। आज वो टैलेंट भारत में रह रही है। कल जो टैलेंट बाहर चली गई वो आज की फॉर्च्यून 500 कंपनी चला रहे हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट चलाता है, सुंदर पिचाई गूगल चलाता है, शांतनु नारायण अडोबे चलाता है। वही लोग आज कह रहे हैं कि आज के भारत में अगर हम पैदा होते तो हम भारत नहीं छोड़ते। ये टैलेंट जब भारत में रह जाएगी तो उन्हें प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल पैसा देने बैठा है। 90,000 स्टार्टअप है जहाँ पे $140 बिलियन मोटा मोटा निवेश हो चुका है। कल की फॉर्च्यून 500 कंपनी भारतीय टैलेंट भारत में खड़ी करेगी। दूसरी चीज़, टैलेंट के साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 2013 के पहले खड़ा किया, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 24 के बीच में बन रहा है। सो टैलेंट है, कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ग्रोथ की तो कमी रहेगी नहीं। और इस वक्त इंटरनली चीज़ें तो हमारी फेवर में है ही है, एक्सटर्नली भी चीज़ें हमारी फेवर में आ रही है। एक कहानी थी बिरबल की, जब अकबर राजा बिरबल को कहते हैं कि ये लाइन को आप बड़ी करके दिखाओ और टच मत करना, छूना मत। बिरबल ने नीचे एक छोटी लाइन ड्रॉ की, बड़ी लाइन, ऊपर वाली लाइन अपने आप बड़ी दिखने लगी। हमारी इकोनॉमी तो अच्छा कर ही रही है, बट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, उन्होंने सेल्फ गोल करना चालू किया। रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोला, कोई निवेश नहीं करेगा। चाइना को ताइवान के ऊपर कुछ करना है, लोग निवेश करने से झिझक रहे हैं। ताइवान में कोई निवेश नहीं करेगा, चाइना का डर है। साउथ अफ्रीका में सोशल टेंशन बहुत है, में इकोनॉमिक पॉलिसीज काफ़ी ख़राब है, तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे। ब्राज़ील में कम्युनिस्ट सरकार है, लोगों को निवेश करने में डर लग रहा है। इमर्जिंग मार्केट में जब आप देखें कि बाकी सबकी लाइन छोटी है तो हमारी लाइन वैसे ही बड़ी लगने लगी है। अब इसका फ़ायदा हमें उठाना है। अंशुमन जी, मेरे तो पिताजी अब हैं नहीं, बट इस वक्त अगर वो होते तो मैं उनके पास जाता कि पापा, आपने 60, 70, 80, 90 में जब अच्छे अच्छे कंपनीज के IPO आ रहे थे, शेयर्स मिल रहे थे, कुछ ले लिया होता तो आज मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उस वक्त मेरे पिताजी कह सकते थे कि देख बेटा, उस समय तो TV9 जैसी चैनल नहीं थी, मनी 9 जैसी चैनल नहीं थी, तुम्हारे जैसे फंड मैनेजर नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं चला निवेश कैसे करें। हमने तो जो प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाया, उसी में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की हमारी ज़िंदगी निकल गई। और मैं अपने पिताजी को माफ़ कर देता कि ठीक है पापा, अब मैं काम कर लूँगा, आप चिंता मत करिए। बट 15, 20, 25 साल बाद आपके बच्चे अगर आपके पास आए और बोले कि जब भारत दुनिया की 10वीं इकोनॉमी से 5वीं और 5वीं से 30वीं पे प्रस्थान कर रहा था, तो आपने क्या किया? आप तो ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मनी 9 नहीं था, नीलेश भाई नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे। उनको जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। और इसीलिए भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश करिए। टैलेंट, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊपर वाले का साथ, जिसने बाकी लोगों की लाइन छोटी कर दी है, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? तो अभी कोई अगर अनसर्टेनिटी आती है वार या उसके कारण, तो इमीडिएटली बाजार थोड़ा डावाडोल रहेगा, आपको लगता है क्या? क्योंकि बाजार तो नैया की तरह है, जब समंदर में चलती है तो नैया हलक डुलक होती ही है। आपको उस नैया पे विश्वास रख के बैठना है कि उसमें छेद है कि नहीं है। अगर छेद नहीं है तो मंजिल पे डामाडोल होते हुए भी पहुंचा देगी। एक इसके बाद हम अपने आखिरी राउंड पर आ गए हैं, और ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। इसमें हम 4 छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और नीलेश भाई से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन दोनों में से उनको चुनना हो तो वो क्या चुनेंगे, क्योंकि ये सवाल हमारे निवेशकों की तरफ से आते हैं। और अंत में हम नीलेश भाई से ही पूछेंगे कि उन्होंने अपना निवेश कहाँ किया है, क्योंकि लोगों को पता चले। सर,
पहला सवाल ये आप कि पैसिव फंड या एक्टिव फंड? दोनों। फंड मैनेजर या फंड हाउस? अगेन दोनों। कोच और टीम जी, प्लेयर दोनों की जरूरत है। लेस रेगुलेशन और मोर? आई थिंक मोर रेगुलेशन। और लास्टली, म्यूचुअल फंड से निकलना जरूरी है या म्यूचुअल फंड में बने रहना जरूरी है? बने रहना जरूरी है। और अंतिम सवाल कि आप अगर चुनना चाहें अभी इस समय निवेश के लिए, आपने निवेश के लिए चुना हो तो आपने किन को चुना है? आपने पैसिव फंड्स को चुना है, एक्टिव फंड्स को चुना है? मैं 100 रुपये कमाता हूँ अपनी कंपनी से सैलरी में, तो 40 रुपये टैक्स वाले लेके जाते 60 बचता है। 10 रुपया मैं EPF और प्रोविडेंट फंड में लगा देता हूँ, 10 रुपया न्यू पेंशन स्कीम में लगा देता हूँ, तो और 60 में से 20 गए, 40 रह गए। उसमें से 20 रुपये सेबी रेगुलेशन के अनुसार मुझे अपने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना पड़ता है। मैं CEO हूँ, तो मुझे लिक्विड फंड से लेके पैसिव फंड से लेके सब में निवेश करना पड़ता है। तो 20 रुपया वहाँ पे चला गया। जो 20 रुपया बच जाता है वो मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ, जिससे मेरा घर चले। तो मेरा सारा निवेश का कामकाज सेबी ने और NPS और PF ने EPFO ने कर दिया है। नीलेश भाई की मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जब आप नीलेश शाह से बात करते हैं तो निवेश गुरु से नहीं, निवेश ऋषि से बात करते हैं। देखिए उन्होंने कितनी साफगोई के साथ, उदारता के साथ आपको अपना निवेश का हिसाब भी बता दिया है कि वो कितना कमाते हैं और कितना बचत करते हैं। अगर आप इसी परसेंटेज को फॉलो कर लें जैसा नीलेश भाई करते हैं अपनी बचत के लिए, तो आपके पास भी उतना ही रिटर्न होगा जितना रिटर्न नीलेश भाई के पास अपने रिटायरमेंट के समय होगा। मनी 9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनी मांक में हमारे साथ आज के मनी मांक शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज ही लौट कर आए हैं दिल्ली से और हमारे छोटे से निवेदन पर हमसे इस विस्तार से बात की और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी बात हुई। मनी 9 की तरफ से हम पूरी टीम की तरफ से नीलेश शाह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।